हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं आशा करता हूं कि आप सबकी जो तैयारी है एसबीआई क्लरिकल के एग्जाम को लेके बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आपने जो लास्ट सेशन को इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इस सेशन को भी प्यार दीजिए और आने वाले सेशन को भी अच्छे से प्यार देना दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर जो एसबीआई एग्जाम के अंदर आ रखे हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि इस तरह की ही फ्रेमिंग आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगी, एज इट इज़ फ्रेमिंग मिलेंगी, डेटा ही चेंज होगा और कुछ लाइन को ऐड या मतलब निकाला जाएगा। मतलब उसका जो बेसिक फ्रेम होगा ना वो यही होगा जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप जितना हो सकते हैं इस जो क्वेश्चन की मैं फ्रेमिंग आपके लिए लेके आ रहा हूँ उससे फैमिलियर हो जाएं, जिससे कि आपको क्या होगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ना आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा माइंड बोले तो आपको ना मतलब आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचना कि भाई इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अर्थमेटिक में आपके 10 से 12 जो क्वेश्चन आने वाले हैं उस हर शिफ्ट के अंदर वो इसी तरह के आएंगे। अब बस आपको ये सोचना है कि जो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो ट्रिक है, जो भी आप सोचते हो जब क्वेश्चन सामने आता है, तो उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है वो मेन चीज़ है ना। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। तो जो पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ आप सबको मैं बताता हूँ, मैं अपने इस चैनल के थ्रू क्या करता हूँ, मैथ जो बैंकिंग एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स आती है उसमें अर्थमेटिक्स सीरीज में अर्थमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक करवाता हूँ, जिससे कि क्या होता है कि आपको वो चीज़ें हेल्पफुल रहे और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। क्योंकि क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन अर्थ जो क्वाड्रिक्वेशन है सीरीज है वो हर कोई करवाता है, मैं भी करवाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा जो एम्फोसाइज करता हूँ अर्थमेटिक क्वेश्चन को करता हूँ कि अर्थमेटिक क्वेश्चन को जितनी जल्दी आप सोल्व कर पाओ जल्दी से, वो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी कर पाओ, ठीक है। तो अभी जो सेशन है आज मैं सेशन 2 लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, जो आपने देख रहे हो स्लाइड पे 2020 से लेकर 2023 के बीच, उसके आज पार्ट 2 है। और मैं सोल्यूशन भी इस तरह करवाता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी आप ग्रैब कर पाएँ और जल्दी से जल्दी सोच पाएँ, उस तरह के सोल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को कर देना और जहाँ तक हो सकता है शेयर भी कर देना, जिससे कि जो एसबीआई क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन आई, क्वेश्चन करना। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप क्वेश्चन का आंसर देना और जल्दी से अपने उसका सोल्यूशन देखेंगे। किसी प्रकार की कोई भी अपने देरी नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि बी अकेले उसी काम का 50% 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 4 दिनों तक एक साथ काम किया, तो जिसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, तो ए को कितना समय चाहिए बचा हुआ काम खत्म करे। अभी देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें दो चीजें ध्यान रखना। जो ये छोड़ के जाता है या कोई बाद में आ रहा है, इसमें ध्यान रखना लास्ट की जो लाइन दी होती है ना, कि भाई जैसे अब इसमें दिया कि एक कितना समय चाहिए बचे हुए काम को खत्म करे, कि मतलब वो समय बताना है जो बचा हुआ काम होगा ना उस समय को, ना कि टोटल। ये भी पूछता है कि भाई पूरा काम करने में उसे टोटल समय कितना लगेगा, मतलब टोटल समय जो ए को खत्म करने में कितना लगेगा ये भी पूछ सकता है। अभी इस क्वेश्चन में पूछे कितना समय चाहिए बचे हुए काम खत्म करने में, तो समझ रहे हो ना। तो आप जल्दी से मुझे को बताइए इसका क्या आंसर आएगा। जितना मैंने पढ़ा आप जल्दी से सोल्व कर लिया होगा, जितना मैंने बोला। तो चलिए अपने देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि ए जो है इस काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। अभी बी क्या बोल रहा है, बी के बारे में दो चीजें बता रहा है कि भाई 50% काम है वो 10 दिन में करता है। कितने दिन में, 10 दिन में। तो 50% 10 दिन में करता है, तो 100% कितने में करेगा, 20 दिन में करेगा। कोई आधा काम 10 दिन में करेगा तो पूरा काम 20 दिन में करेगा। तो बी पूरा काम 20 दिन में करेगा, ठीक है। ये इनका क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो मैंने आपको बताया एलसीएम क्या होता है, जो अपने एलसीएम निकालते हैं, जो अभी इसमें आया 60, ठीक है। वो अपने क्या होता है, टोटल वर्क यूनिट होती है। तो अभी देखो जब वर्क यूनिट में टाइम का डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी आएगी। तो 60 में 15 का डिवाइड करा क्या आ गया एफिशिएंसी 4, और 60 में 20 का डिवाइड करा तो क्या आ गया 3 एफिशिएंसी, ठीक है। ये अपने को एक अपनों ने जो फ्रेमिंग दे रखी है, जो लाइन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें अपनों ने निकाली, एफिशिएंसी निकाली। अब आगे क्या बोल रहा है, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 4 दिनों तक एक साथ काम किया, ठीक है। अब एक दिन में कितना काम करते हैं, आपको के सर दोनों मिलकर 4 + 3 7, तो 7 काम करते हैं, 7 यूनिट काम करते हैं। 4 दिन तक कितना काम करेंगे, 4 दिन तक करेंगे 28 यूनिट। कितना, 28 यूनिट। वर्क क्या है कितना, 60 यूनिट, ठीक है। अब जिसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया, ठीक है जी। तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 28 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 32 रह जाएगा। 32 वर्क यूनिट अभी काम बाकी है। तो एक बाकी जो पूछ रहा है कि ए को कितना समय चाहिए बचा हुआ काम, बचा हुआ काम कितना, 32। अब ये क्या है, वर्क है। अपने को पूछा है कितना समय, समय बोले तो टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, वर्क है। अब इसमें इफिशियंसी का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क टाइम सॉरी टाइम आ जाएगा। इफिशियंसी का वर्क में इफिशियंसी का भाग दें तो टाइम आ जाएगा। और इफिशियंसी कितनी, 4, क्यों, क्योंकि ए अकेला करेगा। तो 32/4 करेंगे तो कितना आएगा, 8। 32/4 करेंगे तो 8 डेज के अंदर ये ए जो है बचा हुआ काम पूरा कर लेगा, ठीक है। यदि यही दिया होता कि ए को टोटल कितना समय लगेगा पूरे काम को करने में, तो पूरे काम को करने में कितना लगेगा, 8 इसको बचे हुए काम में लग रहा है और 4 उसको क्या है पहले एक साथ मिलकर किया था,
4 दिन पहले एक साथ किया था 8, तो टोटल होगा 12। तो अभी इसका क्या आंसर है, जो देख कितना समय चाहिए बचा हुआ काम करने, बचा हुआ काम करने में समय लगेगा उसे 8 दिन। कितना लगेगा, 8 दिन। क्लियर। आपको यदि मेरे सोल्यूशन समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज थम्स अप जरूर करना, हर क्वेश्चन के सोल्यूशन के बाद थम्स अप जरूर करना, जिससे मुझे समझ में आता है, ठीक है, कि आपको एक सोल्यूशन जो है अच्छे लग रहे हैं। क्या बोला था, ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। 20 कैसे निकाला, उसने 50% दे रखा था, 10 दिन में करता है, तो 20 20 दिन में करेगा। एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकाली, फिर दोनों को ने मिलकर काम करा 4 दिन में, 28 यूनिट आया, 28 माइनस किया 32 बचा। अब 32 रिमेनिंग काम वही पूछ रहा है कितने दिन में करेगा, तो 32 करेगा, 32 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। क्लियर, समझ में आया। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। मैं इतने में पढ़ लेता हूँ। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, दो प्रकार का तेल है, O1 O2, ठीक है, ऑयल 1 ऑयल 2। एक है 120 रुपए प्रति लीटर, एक है 150 रुपए प्रति लीटर, ठीक है। दोनों खरीदे गए दो प्रकार के तेल को मिलाया, ठीक है, और परिणामी मिश्रण, अभी देखो मिश्रण आ गया, मिश्रण को 169 रुपए प्रति किलोमीटर में बेच दिया। यदि उसने 30% का लाभ कमाने का दावा किया, तो मिश्रण को बेचने पर वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसने उसने O1 और O2 को एक साथ मिलाया। तो अभी देखो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है ना, आपको माइंड में रखना है। मैंने आपको एलिगेशन टॉपिक पढ़ाया है कि जब दो प्रकार की एंटिटी की बात हो, उसके बाद एक प्रणामी एंटिटी बन रही हो, तो 99% उसमें क्या होगा, 99% उसमें क्या होगा, एलिगेशन मेथड लगेगा। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा एलिगेशन मेथड से, ठीक है, एलिगेशन मेथड से बताइए क्या आंसर आएगा, जिससे कि मेरे को पता लग सके कि आप जो चीजें सोच रहे हैं वो क्या होगी। तो चलिए चलिए बताइए दोस्तों। देखो यहाँ पे होता है O1 लिया मैंने, यहाँ O2 लिया, ठीक है, यहाँ पे एंटिटी 1 आई, यहाँ एंटिटी 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हमेशा कौन सी चीज आती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट होता है और नो लॉस होता है। क्लियर, ये मैंने आपको बताया जो कॉमन होती है। अभी देखो 169 रुपए में बेचा है, और 169 रुपए बेचा है, वो बोल रहा है कि उसने 30% का लाभ कमाया है। तो अपने कॉमन में जो एंटिटी है वो ये 169 नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये आफ्टर प्रॉफिट के बाद जो उन्होंने प्राइस डिसाइड किया है वो है आफ्टर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना, 30 रुपए, मान लो 100 रुपए लागत मूल्य थी, तो 130 रुपये उसका क्या था, सेलिंग प्राइस था। अब 130 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 130 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 169। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 169 अपॉन 130, और 100 लागत की वैल्यू कितनी होगी, 100 की, तो 100 की होगी इंटू 100। तो 0 से 0 कट हुआ, 13 से 13 कट हुआ, तो अपने के लिए लागत मूल्य क्या होगी, 130 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ लिख लेंगे 120, यहाँ लिख लेंगे 150। अभी देखो एक चीज होश से पता लग सकता है कि आपको 169 क्यों लेना है, क्योंकि हमेशा ये जो बीच वाली वैल्यू होगी ना, ये 120 और 150 के बीच में ही होगी। तो 169 तो 150 से अबव चला गया, तो ये वैसे भी नहीं होने वाला मिश्रण। तो अपने को लागत मूल्य क्या लेना है, 130 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये जो प्राइस है 169 ये आफ्टर सेलिंग का है। तो अपने इसका क्या निकालेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जो प्राइस होगा वो निकालेंगे, जो अपने लागत मिश्रण किया। तो उसका कितना आया, 130 आया, क्योंकि 130 की वैल्यू थी, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 150 में 130 गया तो यहाँ क्या आया, 20 आया, ठीक है। इसी तरह 130 में से 120 गया, यहाँ कितना आया, 10 आया, तो 0 से 0 कैंसिल। तो आफ्टर ऑल क्या रेशो बना, 2:1, 2:1, मतलब ऑयल 1 एंटिटी जो थी उसका 2 रेशो मिला के, ऑयल 2 की 1 रेशो को मिला के उसने जो मिश्रण बना वो उसके लिए लागत मूल्य क्या थी, 130 थी, और उसको जब बेचा तो उसने 30% लाभ कमाया, जो कि 169 है, ठीक है। तो अभी जो पूछा है रेशो, कि किस रेशो में अनुपात में मिला है, तो अनुपात क्या आएगा, 2:1, 2:1 आएगा। बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपको कहीं भी नहीं सोचना है। इस तरह के क्वेश्चन जब दो एंटिटी होगी, मिश्रण बनाएगा, प्री के अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको एलिगेशन ही लगाना है। देखो मैंने आपको करके बताया बहुत आराम से, इसमें बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि भाई अपने को बेसिक पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है, उसमें क्या आप ज्यादा टाइम कंज्यूम कर दोगे। आप इस तरह क्वेश्चन के माइंड में मेकअप रखें कि एलिगेशन मेथड का इस तरह का टॉपिक आता है और अपने को इस तरह के अप्लाई करना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो थोड़ा माइंड को लेके चलिए प्रिपेयर कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अपने को इस तरह का ही करना है, ठीक है। प्री के अंदर क्या होता है, विद इन टाइम करने वाले क्वेश्चन आते हैं। विद इन टाइम बोलो तो जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग वो 1 मिनट में करने वाले होंगे, तो 1 मिनट के अंदर आप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। अभी 2 से 3 मिनट लगते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं आपको थोड़ा समझाने के पर्पज से बताता हूँ, और कोई बात नहीं। तो अभी जो ये चीज़ आपको समझ में आई, क्योंकि मैंने आपको समझाया, समझाया कैसे कि भाई बताया कि एलिगेशन ऐसे लगता है, तो आप उस तरह चीज़ों को सोचें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एज का है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ, ये क्या बोल रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद एक्स और वाई की आयु का योग कितना है, 64 ईयर, ठीक है।
और अब से 4 वर्ष बाद x और y की आयु का अनुपात कितना है, 2:1। ठीक है, वायु की वर्तमान आयु का 2 गुना। देखो अभी एग्जामिनर ने क्या बोल दिया, वर्तमान आयु का 2 गुना पूछ रहा है। ध्यान रखना, वर्तमान आयु सीधी मत लगा देना, उसने वर्तमान आयु का 2 गुना पूछा है। ठीक है, यहाँ दोस्तों थोड़ा यहाँ 26 कर लेना। ठीक है, तो वर्तमान आयु का 2 गुना बताना क्या आएगा, बताओ मेरे को, वर्तमान आयु का 2 गुना कितना आएगा। आधे मिनट में आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आधे मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। बस थोड़ी सी इक्वेशन बनाओ, जल्दी जल्दी इक्वेशन नहीं बनानी, जल्दी आराम से सोचो कि भाई इस तरह का मतलब कैसे क्वेश्चन को अपने मिनिमाइज तरीके से सोच के आंसर दे सकते हैं। तो सोचो क्या आएगा जल्दी से। देखो अब से 6 वर्ष बाद x और y का योग कितना है, 64 है। अब से 6 वर्ष बाद होगा, तो अब कितनी होगी, अब होगी मतलब जब 6 वर्ष बढ़ेंगे तो x भी 6 बढ़ेगा और y भी 6 बढ़ेगा। तो अब कितना, अब भी जो उसने बोला 6 वर्ष बाद योग कितना है 64, तो अब कितना होगा, 6 इसका माइनस करेंगे, 6 y का भी 6 माइनस करेंगे, तो ओवरऑल कितना माइनस करेंगे, -12 माइनस करेंगे। तो अब की एज कितनी आ जाएगी, x और y की -12 करेंगे, उसका योग आ जाएगा 52 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 52। समझ में आई क्यों, क्योंकि बोला 6 वर्ष बाद योग हो रहा है 64 दो जनों का। ठीक है, अब दो जने जब 6 वर्ष बढ़ेंगे तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा। तो अभी की निकालेंगे तो 12, वो जो बाद का दे रखा है उसमें 12 माइनस करेंगे, तो 64 में से 12 माइनस किया 52 आ गया। ये अब की एज है, प्रेजेंट। ठीक है, तो बोला अब से 4 वर्ष बाद, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा कितना, 2:1। 4 वर्ष बाद, तो अपने रेशियो दे रखा 4 वर्ष बाद, तो इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी ये प्रेजेंट की है, तो 4 वर्ष बाद तो ये भी 4 बढ़ेगा, ये भी 4 बढ़ेगा, तो 4 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कब, अब से 4 वर्ष बाद, ये +4 ईयर। ठीक है, अब से +4 ईयर के बाद दोनों की एज का योग कितना होगा, 60। रेशो में कितना दे रखा है, 2:3, तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी, 3 रेशो की वैल्यू 60, तो एक की कितनी, 20। तो y अब से 4 वर्ष बाद कितने साल का होगा, 20 साल का, और x 40 साल का। अब से 4 वर्ष बाद का रेशो है ना, तो 4 वर्ष बाद उसने पूछा वर्तमान आयु का दुगुना, तो 4 वर्ष बाद की एज कितनी है y की, 20। तो आज की एज कितनी होगी, 16। 4 वर्ष बाद तभी 20 का होगा, तो आज की एज कितनी होगी, 16। तो 4 वर्ष बाद 20 का होगा। ठीक है, तो आज की एज 16 कितनी, y की एज कितनी, 16। और पूछा क्या है, दुगुना, तो इसका दुगुना कर दो, कितना होगा, 32 ईयर्स। तो y की एज कितनी हो जाएगी, 32 ईयर्स, जो कि अपना ऑप्शन है ए। समझ में आया आपको एज वाला क्वेश्चन कितना बहुत सिंपल तरीके से इसको कैसे मॉडिफाइड करके दिया गया है, किस तरह पूछा है। देखो 16 भी ऑप्शन दिया हुआ है, देखो 16 भी ऑप्शन दिया है, तो 16 मत लगा देना, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। वर्तमान आयु का दोगुना, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, टाइमर को ज्यादा नहीं देखना है, एक दो बार देखा कि हाँ भी चलो ठीक चल रहा है, बार बार नहीं देखना, क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट रखना है और ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो वर्तमान आयु का दोगुना पूछा है, वर्तमान आयु कितनी आई थी, 16, और इसका दोगुना आएगा 32, तो ए ऑप्शन 32। 16 मत लगा देना, जिस तरह का ये दोगुना है, तिगुना, आधा, किस तरह का भी ऑपरेशन बाद में दिया जा सकता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई आपको कि भाई कैसे मैंने इन चीज़ों को सोल्व करा, समझ में आई ना मेरी बात। तो इसी तरह आपको भी धीरे धीरे करते जाना है। क्लियर, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बताइए मेरे को अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, पढ़ लेता हूं मैं। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 1280 रुपये अधिक अंकित किया। ठीक है, मतलब उसकी लागत मूल्य जितनी भी थी उससे 1200 रुपये अधिक अंकित कर दिया, उसको नॉर्मल बोल दिया। फिर 20% की छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, लागत मूल्य से 1280 रुपये उसने इंक्रीज करा और 20% की छूट पर बेच दिया। अब वस्तु यदि 40 रुपये अधिक में बेची जाती तो 75% का लाभ होता। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो, मतलब मार्क प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, लागत मूल्य निकालेंगे, 1280 जोड़ेंगे और उसका अपने मार्क प्राइस निकाल देंगे। तो चलिए बताइए, थोड़ा टाइम वाली चीज है तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, जल्दी से बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा, कि इसका एग्जैक्ट क्या आंसर आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए। कुछ नहीं करना, आप लागत मूल्य मान लीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल उसको ऐड करके और उसकी छूट के सेलिंग प्राइस निकाल के और फिर बाद में जो कंडीशन बोल रहा है वो फॉलो कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है। बस जिस जैसे जैसे बोलता है उसको वैसे वैसे करना है बस वो, लेकिन आपको चीजें वो आनी चाहिए, करनी कैसे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फ्रेमिंग को कैसे डिकोड करना है। ठीक है, तो चलिए मैं धीरे धीरे सोल्व करना शुरू करता हूँ। अब कॉस्ट प्राइस मैंने मान लो 100x है। ठीक है, मार्क प्राइस उसने बोला कि भाई जो लागत मूल्य आपकी है जो भी है उसमें 1280 रुपये ऐड करने हैं। ठीक है, अभी देखो
उसने बेचा है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है 20% की छूट पे। 20% की छूट का मतलब क्या? कोई यदि अंकित मूल्य उस पर 100 रुपये है तो अपने कितने में बेचेंगे? 20% छूट 80 रुपये में। तो यदि इसका 80% निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 0 से 0 कटा, ठीक है, 0 से 0 कटा, ठीक है। अभी देखो इसका 8 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 8/10 से करो तो कितना आ जाएगा? 80x आ जाएगा, ठीक है। फिर अब देखो 8/10 इससे गुना करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। जैसे देखो 100x से 8/10 का करा मैंने तो 0 से 0 गया तो 80 आ गया, ठीक है। इस तरह 1280, ठीक है, इंटू 8/10 करोगे तो 0 से 0 कट गया। अब 8 से गुना कर दो इसको, ठीक है। 8 8 64, 6 तो 12 8 96 और 6 102, मतलब ये अपना क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई। 80x प्लस 1024 क्या अपना सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब बाद में उसने क्या बोला, यहाँ तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया। बोला यदि वस्तु 40 रुपये अधिक में बेची जाती, 40 रुपये अधिक तो इसमें 40 जोड़ दो तो कितना हुआ टोटल? 80x प्लस 1064 रुपये। अब ये क्या बोल रहा है? ये जो प्राइस है ना 80x प्लस 1064, तो 75% का क्या होता? लाभ होता। क्या होता? 75% का लाभ होता। क्लियर? तो अभी देखो लाभ हुआ है, लाभ होता क्या? प्रॉफिट होता क्या? अपने को पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इतनी बात अपने को पता है। तो 75% का क्या हुआ? लाभ हुआ। क्लियर? अभी 100x है तो उसको 75% का लाभ हुआ, तो उस पर 75% निकालेंगे तो क्या होगा? 75x हो जाएगा। ये क्या होगा? प्रॉफिट। तो यहाँ रखा 75x, सेलिंग प्राइस कितना? 80x प्लस 1064 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना? 100x, ठीक है। 100x हो गया। क्लियर इतनी बात? ये कितना है? सेलिंग प्राइस। ये कितना है? कॉस्ट प्राइस। और ये क्या है? प्रॉफिट। क्लियर? तो अभी देखो पहले एक्स एक्स वाले कर लो, ये 80x और ये माइनस का 100x, तो यहाँ पे क्या होगा? -20x, कोई माइनस की बड़ी वैल्यू है, और 1064, ये क्या हो गया? 75x, और माइनस का 20x इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 95x और 1064, ठीक है। अपने को ओवरऑल पूछा क्या? मार्क प्राइस है तो अपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 1064 अपॉन 195, ठीक है। तो अभी ये कैंसिल कर लो, 19 से कट जाएगा, 19 5 95, 19 5 95 और 11 19 6 14, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 56/5। तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100x की वैल्यू आएगी 56/5 इंटू 100, ठीक है। तो 5 से कटा तो कितना हो? 20, तो 56 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1120। तो लागत मूल्य एक्चुअल में आई कितनी? लागत मूल्य एक्चुअल में आई 1120 रुपये, ठीक है। लेकिन अपने को पूछा क्या है? पूछा है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। तो 1280 में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 1280 ऐड कर देंगे, 8 और 2 10, 3 4 और 2, मतलब दोनों को ऐड करने पे क्या वैल्यू आई? 2400। क्या आई? 2400। तो 2400 क्या है? बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन। तो मतलब को पता लग गया कि अपना जो मार्क प्राइस है, जो अपना अंकित मूल्य था, वो कितना है? 2400 रुपये। कितना है? 2400 रुपये। अभी देखो ये क्वेश्चन है करने वाला, नो डाउट, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी आपको को देख रहे हो ना सोल्यूशन, जैसे मैंने बताया वो सिखाया, तो आप भी करेंगे तो थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को जितना जल्दी आप कैलकुलेशन फास्ट होगी ना, तो आप इतना जल्दी कर लेंगे। मैंने ऐसे आपको करके बताया कि इस तरह कार्ड्स आप कट कट करके, कार्ड जेड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा टाइम अदर से ज़्यादा भी लगे तो घबराना नहीं, लेकिन कर देना, क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ना है। चालू कर दिए, समझ में आपको आ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है, और अब मैं निकाल सकता हूं, तो आप निकाल दीजिए, उसमें आप सोचना नहीं है। 1 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है तो लगा के क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए, क्योंकि आपने टाइम तो डिवोट कर दिया क्वेश्चन पे। फिर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर वो आगे वाले क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, और जो आपने डिवोट करा टाइम उसको भी आपने वेस्ट कर दिया। तो 1 मिनट एक्स्ट्रा भी लग रहा है तो लगा के आंसर निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है आंसर निकल जाएगा इस क्वेश्चन से। तो आप निकाल दीजिए, मैं सोचिए कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, जो कर रहे हैं प्रेजेंट में क्वेश्चन को उसको कीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी सोचना नहीं है चीज़ों को, तो आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई आपको कि भाई मैंने आपको किस तरह आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के जो मैंने बताया है तरीका कैसे, बहुत बेसिक तरीका और बहुत जल्दी होने वाला तरीका, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, बताओ। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई एक शंकु की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। वर्ग का परिमाप दे रखा है 48 सेंटीमीटर, तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर।
तो शंकु का आयतन ज्ञात करिए और पाई इक्वल टू 3 लीजिए। तो इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि पाई कितना लेना है, 3 लेना है। और मेंसुरेशन के क्वेश्चन किस तरह करते हैं मैंने आपको बताया, अच्छे से बताया कि मेंसुरेशन क्वेश्चन करने के लिए आपको केवल और केवल क्या ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूलेस। जो भी फॉर्मूला जो भी आपको शेप दे रही है उसका फॉर्मूला आपको यदि याद है, अच्छी तरह रिमेंबर है, तो आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन का बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा और इजीली आप उसके क्वेश्चन नंबर को ग्रैब कर लोगे। ठीक है, क्योंकि बाकी जो टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट के आने के बावजूद भी कुछ चीजें मतलब बीच में से मिस हो जाती है ना माइंड में से। लेकिन उसमें फॉर्मूला याद है ना आपको, मतलब आपने रट्टा मारा है किसी तरह भी याद करा है, लेकिन आपको याद हो तो आपको एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। जो बोल रहा है उसको फॉलो करना है। तो जल्दी से मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से चलिए चलिए बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। पहले मैं करता हूँ चेक करना। ठीक है, क्या बोला, वर्ग की भुजा, मैं वर्ग की भुजा को ए मान लेता हूँ और ये वर्ग है। ठीक है, वर्ग की भुजा ए मान ली और इक्वल टू किसके, शंकु की ऊंचाई को मैं एच मान लेता हूँ। ठीक, इसके बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन अपने को, ये मतलब अपने को दे रखा है। अब वर्ग का परिमाप कितना है, 48। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसी को नहीं पता तो फिर वो खत्म, वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेगा। वर्ग का परिमाप होता है 4a, भुजा मैंने ए मानी तो 4a हो जाएगी, कितनी दे रखी है, 48। तो ए भुजा कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। अब क्या बोला, शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब आधार की त्रिज्या दे ली 5 सेंटीमीटर। अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो फॉर्मूले काम हो गए, एक वर्ग का परिमाप और अभी जो पूछ रहा है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु बोल रहा है, ध्यान रखना, शंकु, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो अभी देखो 1/3, ठीक है, पाई को क्वेश्चन में बोल दिया है कि भाई 3 लेना, 22/7 नहीं लेना है, ओवरऑल 22 होता है लेकिन ओवरऑल उसने राउंड फिगर में 3 लेना है। ठीक है, तो आर त्रिज्या की वैल्यू क्या रखेंगे, आर 5 × 5, ऊंचाई कितनी जो अपन के परिमाप से निकाली, कितनी 12, कितनी 12, तो ये 3 से 3 कट हुआ। ठीक है, तो अभी क्या इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 5 25, 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 300। 300 सेंटीमीटर क्या आएगा, क्यूब आएगा। क्यों, कोई वॉल्यूम होता है क्यूब में, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, शंकु का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर, तो 300 सेंटीमीटर ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, 300 सेंटीमीटर। क्लियर, देखो कुछ नहीं करना है आपको, दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन में काम आए हैं, वो दोनों फॉर्मूले मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से कि आपको मेंसुरेशन का टॉपिक करना है तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले आएंगे तो किसी भी तरह से आप नहीं अटकोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। कोई मैंने दिए हैं एग्जाम तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप भी दे रहे हैं तो आपको भी ये चीज़ रिमेंबर होगी। यदि आप मेरा सेशन देख रहे हो तो आप, मैं जो बात बोल रहा हूँ उससे एग्री करेंगे कि भाई फॉर्मूला आपको याद है ना, तो आप आराम से क्वेश्चन मेंसुरेशन का कर लेंगे। क्योंकि कईयों को ऐसे होता है मेंसुरेशन का क्या पूछ लेगा, पूछता कुछ नहीं है, वो चीज़ों को बस एक से दूसरी से लिंक करता है और ओवरऑल वो जो चीज़ें पूछता है वो उसके फॉर्मूले से रिलेटेड होती हैं। तो फॉर्मूला यूज में आया और आराम से अपने को यूज चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें, तो चलिए अगला क्वेश्चन करें बिना किसी तरीके। तो चलिए पाइप वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। मैं पढ़ देता हूँ, इतने में आप अटेम्प्ट करिए। बोल रहा है पाइप पी और क्यू एक टैंक को 7 घंटे में और 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जबकि पाइप आर इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो मैंने पाइप और सिस्टम में आपको कॉन्सेप्ट बताया, अपनी एफिशिएंसी कैसे लेते हैं। जो फिल कर रहा होता है उसकी पॉजिटिव लेते हैं और जो टैंक को खाली कर रहा है, कोई भी चीज़ जो फिल हो सकती है उसको यदि एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी माइनस में लेते हैं। क्यों, वो काम को बिगाड़ रहा है ओवरऑल। अभी क्या बोल रहा है, यदि टंकी खाली होने पर दिए गए तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, क्या बोल रहा है, खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। और इस पे भरने में लगने वाला जो समय है वो ज्ञात करना है। तो आप मेरे को इस चीज को देख के बताइए, सोच के बताइए कि क्या होगा। क्लियर, आराम से कीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है, बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, मेन चीज ये, जिससे कि आप अटके नहीं। तो हो गया होगा। देखो क्या बोल रहा है कि पी है, ठीक है, और क्यू है और एक आर, ये 3 पाइप है। पी करता है 7 घंटे में क्या करता है, फिल करता है। क्यू भी करता है 15 घंटे में फिल करता है, जबकि पाइप पी आर, आर करता है 10 घंटे में खाली करता है। तो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है। ठीक है, अभी तीनों का एक एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा,
जब एलसीएम निकालोगे तो 210 आएगा, आ ही रहा है। देखो एलसीएम जो बन रहा है वो 210 ही बन रहा है, जिस तरह मैंने अभी देखा है। तो देखो अभी देखो, ज़्यादा आप मान लो सोच रहे हो बड़ी वैल्यू होगी तो गलत नहीं होता है, वो थोड़ा क्या होता है एफिशिएंसी ज़्यादा आ जाएगी, तो उसमें क्या आपको सोल्व करने में थोड़ा टाइम ना लगे इसलिए। अभी देखो मेरे माइंड से अकॉर्डिंग क्या है 210 है, तो सोल्व करते हैं। अभी ये क्या है टाइम, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी 210/7 करेंगे 30। यहाँ पे कितनी आएगी 15 एकम 15 और 6, तो 15 एकम 15 और 6 बचा तो 15 चौक 60। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए तो क्या आ जाएगी 21, क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी। क्लियर। अभी देखो अभी ये दोनों की एफिशिएंसी प्लस में गिनी जाएगी और इसकी माइनस में गिनी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये खाली करता है, आर पाइप बोल रहा है ना खाली करता है। अभी बोला एक साथ खाली खाली दिया तो भरना है, तो भरना वो कितना वो काम है, करने वाला काम कितना है 210 कितना 210। अभी इसे समय कितना लगेगा, देखो इन दोनों की एफिशिएंसी तो क्या होगी ऐड होगी 23 प्लस 14। अब देखो माइनस, ये माइनस क्यों कर रहा हूं मैं, माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है -21, क्योंकि ये क्या करती है खाली करती है। यदि भर रहा है कोई चीज, मान लो पी और क्यू भर रहे हैं, तो क्यू क्या कर रहा है निकाल रहा है, तो समय तो उतना बढ़ता जाएगा, तो इसलिए उसको माइनस में ले जाता है कि भाई ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी जो उसमें भर देगी। समझ रहे हो? तो 210, तो 30 प्लस 14 44, 44 में से 17 सॉरी 21, 44 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा 23, कितना बचेगा 23, तो 210/23 इसमें है। अभी देखो आगे भी है, तो 23 निम में 207, 23 निम में 207 होता है, तो 3 बचेगा, तो 9 से ही 3/23 घंटे, 9 से ही 23, 3 से ही 23। अब जिस तरह का ऑप्शन हो गया अपने को उसी तरह आंसर निकालना। अभी देखो आंसर तो अपना निकल गया, लेकिन ये इससे रिलेट नहीं कर रहा, तो मैंने आगे डिवाइड करा, तो 9 से 3/23 घंटे आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है। क्या है ऑप्शन सी, 9 से ही 3/23 घंटे में मतलब पाइप जो मतलब टैंक है भर जाएगा। मतलब आर चालू रहे, पी और क्यू चालू रहे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा 9 घंटे 23 सॉरी 3/23 पे ऐसा टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा टैंक पूरा भर चुका होगा। ठीक है, और आयब निकल रहा है तो वो चलता रहेगा, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा तो भर जाएगा पूरा। तो वो टाइम जो दे रखा है 9 से 3/23 ऐसा टाइम है जो क्या है टैंक पूरा भर जाएगा। क्लियर, समझ में आए तो प्लीज़ थम्स अप कर दो, जो अभी आए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ शेयर जरूर करना, आप जहाँ तक पॉसिबल हो, जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ शेयर जरूर करना, है ना। बहुत एफर्ट लगता है दोस्तों पीपीटी बनाने में, फिर शूट करने में, अपलोड करने में टाइम बहुत इन्वेस्ट होता है, तो प्लीज़ जरूर शेयर करना। चलिए अगला क्वेश्चन करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन आया, आज पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो जल्दी से सोल्व कीजिए। क्या बोल रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 2200 और 2800 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, 6 महीने के बाद ए ने अपना सारा निवेश वापस ले लिया। चलो ठीक है जी, मान लेते हैं सारा निवेश वापस ले लिया। सी 24 रुपये निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। ठीक है, क्या करा ए और बी ने चालू करा, बट ए को मन में आया कि उसने 6 महीने तक चलाया व्यापार, वो वापस चला गया, मतलब उसने छोड़ दिया, लेकिन उसकी जगह क्या आ गया सी आ गया, उसने अपना निवेश करने लगाया 2400 रुपये। अब तीनों द्वारा प्राप्त कुल वार्षिक लाभ, देखो ये जो समय होता है ना वार्षिक लाभ, ये जो इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्या पता लगता है कि कौन कितने समय तक व्यापार में रहा। ठीक है, अभी वार्षिक लाभ कितना हुआ है 8,670 रुपये। ठीक है, अब बी का वार्षिक लाभ हिस्सा क्या कीजिए ये बोला है, तो चलिए बताइए बी का जो वार्षिक लाभ है वो कितना होगा, बी का वार्षिक लाभ कितना होगा ये बताइए मेरे को। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। हो गया होगा सोल्व। देखो ए बी और सी, अपने को पता है 3 बंदे हैं। ठीक है, ए 2200 रुपये लगाता है, ठीक है, बी कितने लगाता है 2800 रुपये। अब बोला ए ने क्या बोला है, क्या बोला ए ने 6 महीने तक, अब ये 6 महीने तक। ठीक है, अब बी अपने को अभी पता नहीं है क्योंकि अभी तक अपने बोला वार्षिक है तो 12 मान लेते हैं। ठीक है, सी सी क्या है 2400। अब 6 महीने, ये 6 महीने रहा तो 6 महीने के बाद सी आया। ठीक है, तो अब देखो ये रेशो हुआ ए बी सी का, तो 6 से 6 कट हो गया, और ये कितनी बार कट होगा 2 बार, ऐसे काट सकते हैं ना, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, ये 2 जीरो कैंसिल हुई। अब 2 से कट कर दो, 2 11 22, 2 14 28 और 2 12 24। ठीक है, क्लियर हो गया, 11 रेशो 28 रेशो 12। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अभी देखो ये क्या आ गया, तीनों का रेशो आ गया जिस तरह भी ये बिजनेस में आए थे। अभी वार्षिक लाभ कितना 8674, जोड़ दो 28 और 11 39, 39 और 12 51, तो ये क्या आ गया प्रॉफिट का, मतलब जो वार्षिक लाभ होता है उसका रेशो होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये इन्वेस्टमेंट इनटू
टाइम। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम जो होता है वो प्रॉफिट का रेशियो बनता है। तो देखो ये ओवरऑल बना कितना, ओवरऑल हिंदी में कितना है 8670। ये वैल्यू किसकी है 51 की वैल्यू है। अपने को निकालनी कैसी है बी की 28 की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू कितनी 8670 अपॉन 51 इंटू किसकी निकालनी, किसकी है बी की, बी का अनुपातिक भाग 28। ठीक है, अब काट लो, 3 के पाड़े से कट जाएगा, 17 के पाड़े से काट लो, 17 ती है 51, 17 5 है 85, एक बचा 7 आया, 7 कम 17 और 0, फिर 3 से काट लो, 17 ती है 51, 170 इंटू 28, 170 इंटू 28। ठीक है, 0 का 0, 17 8 है 136, 17 8 है 136, 13 34 और 17 दूना 34 और 13 47। देख रहे हो कैलकुलेशन आप भी इस तरह फास्ट रखिए कि आपको सोचना ना पड़े कि क्या होगा। 0 का 0 रहने दिया, 17 8 है, 17 का सीधा टेबल पढ़ दो, 17 8 है 136, 6 लिया, इकाई अंक लेते हैं, 13 बचा, 17 दूना 34 और 13 4760। तो ऑप्शन क्या आएगा सी आएगा, 4760 रुपये अपना आंसर आएगा। समझ गए, क्या करा ए और बी लिया, फिर सी लिया, फिर ए और बी का लिया उसका टाइम लिया, फिर सी लिया, फिर उसका टाइम लिया, फिर तीनों का रेशो निकाला, 11 इंटू 11 रेशो 28 रेशो 12, जो क्या होता है प्रॉफिट का रेशो है। और प्रॉफिट का जो लाभ दे रखा है कितना 8670, ओवरऑल रेशो कितना 51, उसकी वैल्यू है, एक की वैल्यू कितनी 8670/51, तो 28 की वैल्यू निकालनी है। तो 170 इंटू 28 करेंगे, वही उसका अपना आंसर होगा। ए का पूछता तो 11 से गुना करते, सी का पूछता तो 12 से गुना करते। क्लियर, चीजें क्लियर हुई ना कि भाई पूछना क्या चाहता है वो, क्वेश्चन में पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है, और जो दिया जा रहा है वो भी आपको क्लियरली मतलब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई आपने जो कर रहे हो वो जो दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग है, अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहे। ठीक है, आपको मैं जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको देख रहे होंगे कि जिस तरह क्वेश्चन है उसकी तरह ही चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ, कोई मैं बिना बोले सीधा करे नहीं कर रहा, आपको जो क्वेश्चन में दिया रहा है वही कर रहा हूँ। तो चलिए ये क्वेश्चन कीजिए फिर, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, उसी का टाइप है। क्या बोल रहा है कि ए जो है अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष, ये चीज ध्यान रखना शेष आय, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में शेष आय इस तरह से कंफ्यूजन में आते हैं ना। मैं जो चीजें बताता हूँ वो मान के चलिए वो क्वेश्चन वहां पे अपने को डाउट में आता है, तो इसलिए मैं चीजें वो हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे शेष आय में से मैं 10% कपड़ों पर 20% किराए पर खर्च करता है, ठीक है, तो उसकी बचत का उसके व्यय से अनुपात ज्ञात कीजिए, देखते हुए कि वह अपनी कुल आय में से केवल 3 चीजों पर खर्च करता है। ठीक, उसने मतलब लास्ट में डिस्क्लेमर दे दिया कि वो केवल इन चीजों पे खर्च कर रहा है, कोई अदर चीजों पे खर्च नहीं कर रहा है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया था तो अपने कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई बचत कैसे हुई, कुछ ने और भी खर्च किया होगा, तो वो चीजें नहीं है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए बताइए फिर क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत ईजी है, आराम से रेशो पूछा है, बस आप थोड़ा दिमाग लगाइए क्या कहना चाह रही है। देखो आय मान ली मैंने उसकी 100 है, हमेशा आय क्या बना 100 माननी है, जिससे कहो इजी होगा। ए अपनी आय का 20% भोजन पे करता है, ठीक है, फूड पे कितना कर दिया उसने 20%, ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा 80 बचा, 80 बचा। शेष आय में से वे 10% कपड़ों पे और 20% किराए पे, एक साथ 10% कपड़े और 20% किराए पे, तो 10 कपड़े पे 20% किराए पे, ओवरऑल कितना खर्च हुआ 30%, खर्च हुआ 30%, 80 था रिमेनिंग, उसका 30% खर्च कर दिया, बचा कितना 70%, कितना बचा 70%, कितना 80 का 70% कितना होता है 46 56 होता है, तो 56 उसकी क्या है बचत है, क्या है बचत। आय कितनी थी 100, तो 100 में से 56 जाएगा तो क्या आएगा खर्चा आएगा, खर्चा कितना, यदि आय में से ये बचत घटाओगे तो खर्चा आएगा, खर्चा कितना 44, खर्चा कितना 44, जिसे क्या बोलते हैं वे। और इन दोनों का क्या पूछा है रेशो पूछा है, उसकी बचत का, बचत कितनी 56, और कहाँ से कुल व्यय से, व्यय कितना हुआ 44, ओवरऑल व्यय कितना हुआ 44 हुआ ना, समझ रहे हो ना 44। यदि 80 का 30 करोगे वैसे भी कर सकते हो, मान लो फूड पे कितना हुआ 20 हुआ, 80 का 30% करोगे तो कितना 24, तो 20 और 24 को जोड़ोगे तो क्या 44, तो 44 क्या खर्चा, तो ऐसे निकाल लो 44 खर्चा आया, 100 में से 44 खर्चा घटाओगे तो बचे क्या बचत, बचत कितनी 56, अभी 4 से घट रहा है, 14 चौक 56 और 4 44, 4 11 चौक है 44, तो 14 रेशो क्या आ गया अपना, ध्यान रखना रेशो को उल्टा मत कर देना, तो बचत का व्यय खर्चे से पूछा है, तो 14 क्या आएगी बचत, 11 क्या आएगा खर्चा आएगा, और अपना यही ऑप्शन यही है 14 रेशो 11, 14 रेशो 11।
क्लियर, ये चीज़ समझ में आई। आप खर्चे को भी निकाल के ऐड कर दीजिए और उस 100 में से घटा दोगे तो वो बचत आ जाएगी, बचत का खर्चे से रेशियो हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, तो बचत निकालो, बचत कितनी 80 का 70% बचत, तो वो अच्छा बचत हो गई। फिर बाद में खर्चा कैसे 100 का माइनस कर दो, कैसे भी करो, बस अपने को करना है, आंसर निकालना है, मेन मोटो आंसर निकालना, वो भी सही। क्लियर, समझ में आया? समझ आया प्लीज़ थम्स अप कर देना, और मेरा सोल्यूशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर देना। आपने लास्ट वीडियो पे भी इतना प्यार दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको भी जितना हो सकता है पॉसिबल हो सके शेयर करना, ठीक है। तो चलिए नाव वाला क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या बोल रहा है, मैं पढ़ देता हूँ कि एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल 200 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 18 घंटे लगते हैं। कितने? 18। शांत पानी में नाव की गति 20 है, धारा की गति का 200% ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अपने को शांत जल में नाव की गति दे रखी है बट धारा की दे नहीं रखी है, लेकिन पूछी है धारा की गति का 200% पूछा है। ठीक है, धारा की गति का 200% पूछा है, तो बताओ। मैंने हमेशा नाव वाली गति में आपको, नाव वाले क्वेश्चन में हमेशा बॉक्स बनाने को बोला है, तो अभी भी बॉक्स बनाऊंगा जिससे कि चीजें आपको पता रहे। एक्चुअल में क्या दे रखा है? एक्चुअल में दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 20। ये अपने को पता नहीं, तो एक्चुअल में इसकी मान लेते हैं धारा की एक्स, तो 20 प्लस एक्स कितनी होगी? अनुकूल होगी, 20 माइनस एक्स क्या होगी? प्रतिकूल होगी। क्लियर, इतनी आपको पता है। चलिए बताइए, और आपको पता है जब भी कोई व्हीकल की आएगी तो उसमें आपको 3 चीज ध्यान रखनी है, डिस्टेंस, स्पीड, गति जो होती है, और टाइम। इनमें रिलेशन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, तो चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से निकाल के क्या आएगा। इसका आंसर निकालेंगे, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। द्विघात समीकरण बनेगी, बस आपको द्विघात करनी, समीकरण को सोल्व करना है। यदि वहां तक पहुंच गए तो आप जल्दी से जल्दी वो फैक्टर बनाएं, क्या होगा। ठीक है, क्योंकि आप सीधा यदि हिट एंड ट्रायल करेंगे, क्योंकि नन ऑफ दी वर्ब है, तो हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो आपको डाउट में रहेगा कि मैं जो आंसर निकाल रहा हूँ सही है कि नहीं। थोड़ा सा टाइम बचा होता है, तो आप जल्दी से इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। यदि फैक्टर तक पहुंच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, निकाल लो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं सोल्व करवा देता हूँ। देखो, स्पीड अनुकूल कितनी डिस्टेंस जा रहा है? 200 जा रहा है, और प्रतिकूल कितनी जा रहा है? 1500 सॉरी 150 जा रहा है। कुल समय कितना? 18 लग रहा है। तो ये कितनी है? डिस्टेंस अपॉन क्या करेंगे? स्पीड, तो क्या आता है? टाइम आता है। यदि डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो क्या आता है? टाइम आता है। तो ये क्या डिस्टेंस, स्पीड कितनी है? अनुकूल की स्पीड कितनी? 20 प्लस एक्स, ये अपने को पता है, प्लस ऐसी प्रतिकूल की कितनी है? 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? टाइम आया, और दोनों का टाइम प्लस करेंगे तो कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। चलो, तो अब देखो नीचे अपने को लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा? 20 प्लस एक्स इंटू 20 माइनस एक्स, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है जी, अब दो इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर मल्टीप्लाई, 200 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4000 माइनस 200 एक्स, प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3000 प्लस 150 एक्स। ये बड़ी नंबर देख के घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा। अभी देखो 4000 में 3000 जोड़ेंगे और माइनस 200 प्लस 150 करेंगे। क्लियर, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी इक्वेशन बनाएंगे। ये क्या आएगा? 7000 माइनस 50x। क्लियर, इक्वल्स टू 18 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौका 7200 माइनस 18x स्क्वायर। क्लियर, अब एक्स स्क्वायर वाली स्क्रीन को प्लस कर लेते हैं, तो ये इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 18x स्क्वायर प्लस का माइनस 50x हो गई। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 7200 हो जाएगा, प्लस का 700, तो माइनस का क्या आएगा? 200 आएगा। माइनस का क्यों आएगा? माइनस का क्यों आएगा बताओ? माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बड़ी संख्या माइनस की है। क्लियर, बड़ी संख्या है माइनस की। सही किया ना हम लोगों ने? हाँ सही किया। ठीक है, तो अभी इसको कट कर लेते हैं दो के पाड़े से, दो की टेबल से इसको कट किया, 2 निम 18, 2 25, तो 25x माइनस, और ये 100 से कट किया 100। ठीक है, ये अपनी फाइनल क्या बनेगी? द्विघात समीकरण बनेगी, 9x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 100। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अभी देखो आप 200% है तो इनका आधा आधा करके ऐड करो, इसमें पुट करोगे जो सेटिस्फाई हो जाए। मान लो कल को दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए, कल को अब ये नन ऑफ दी वर्ब भी है, तो अपने को निकालना ही पड़ेगा। अभी देखो करना क्या, गुना करने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 900, देखो माइनस का,
और प्लस माइनस करने पे माइनस का 25। तो नंबर तो अपने को दो ऐसे लेने जो प्लस माइनस वाले हों, कोई गुना करने पे भी माइनस होना चाहिए और प्लस माइनस करने पे भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। कोई माइनस माइनस लोगे तो गुना करने पे प्लस में आ जाएगा, तो प्लस माइनस होगा। अभी प्लस माइनस करने पे देखोगे ना, तो देखो माइनस का 25 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने का क्या बनना चाहिए, 900 बनना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे करिए, माइनस का 900 बनेगा ना, तो 40 और 15 करें तो 600 बनता है ना। तो 40 15 बनेंगे तो 600 बनता है, 15 चौक चौक 600 बनता है और 900 चाहिए, तो 5 का बनेगा, ठीक है नहीं बनेगा ये। और 30 और 30 का नहीं बनेगा ये भी, 25 नहीं आएगा। 45 और 20 कर देते हैं, 45, हाँ देखो देखो बन गया, 45 और 20 बन गया। अभी देखो कैसे, 45 और 20 में लेना क्या क्या है, माइनस का 45 लेंगे, प्लस का 20 लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस करने पे माइनस का 25 आ जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे कर लिख लेते हैं, 9x² माइनस 45x प्लस 20x माइनस 100, ठीक है। अब 9x कॉमन ले लो, तो x माइनस 5 प्लस 20 कॉमन लिया, x माइनस 5, ठीक है। तो x माइनस 5 और इधर बनेगा 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा ना, तो फिर माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20/9, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x माइनस 5 क्या होगा, जीरो होगा। तो x माइनस 5 जीरो, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5। धारा की गति कितनी आ गई, अपनी अपनी आ गई धारा की गति 5 किलोमीटर। बट आंसर 5 नहीं है, उसने पूछा धारा की गति का 200%, तो 5 का 200% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 का 200% इंटू, मतलब उसका मतलब है दो गुना पूछ रहा है। दो गुना का मतलब क्या होता है, 10, क्योंकि निकाला कितना है, 5, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी होगी दुगनी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। कुछ नहीं करा, आपके सामने मैंने फैक्टर बनाए, बस वो फैक्टर, इसमें फैक्टर मेन था कि फैक्टर कैसे बनेगा। क्लियर, इस तरह क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ईजी आएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बहुत एक प्री का भी मतलब पीक लेवल तक का जो नाम धारा क्वेश्चन है वो मैंने बना दिया है, आपको बता दिया है कि इस तरह का ही बनता है। बस आपको फैक्टर निकालने हैं लास्ट में जाके। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास इतनी थी, ज़्यादा लंबी नहीं रखें, क्योंकि आपको भी और मॉक लगाने होते हैं, तैयारी करनी होती है। तो लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरे को मोटिवेशन देते हैं। तो लास्ट तक जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अपने मॉक कंटिन्यू रखिए, यानी अभी आपके होंगे 5, 6 और 11, 12 को बहुत अच्छे से एग्जाम है, आप लगे रहें। मेरे को भी जितना टाइम मिलता है, मैं पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ले आऊँगा, हो सकता है कल ले आऊँ या परसों ले आऊँ, जब भी, क्योंकि मेरे को भी काम रहता है दोस्तों। तो जितना हो सकता है ना, आप अपनी तैयारी में लगे रहें, ठीक है। और जितना होगा मैं भी अपनी एंड से कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।